विज्ञान ब्रह्मांड की कई चीजों की खोज का आज आधार बन गया है और विज्ञान की कई खोजों में कई भारतीय दिग्गजों ने यहाँ पर सहायता की है। इन्हीं में से एक दिग्गज है सीवी रमन। जी हाँ, जिन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। आज विज्ञान दिवस है और आज के उपलक्ष्य में हम यहाँ पर रमन प्रभाव के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आखिर क्यों आज के दिन को ही विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और कौन थे चंद्रशेखर वेंकट रमन, जो कि हमारी भारतीय इतिहास में जिन्होंने नोबेल प्राइज तक प्राप्त किया है भौतिकी का, उनके बारे में भी जानेंगे। दृष्टि आईएएस के इन डेप्थ प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। तो आइए आज की चर्चा शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि हम किन बिंदुओं पर आज चर्चा करने वाले हैं। आज का हमारा विषय है विज्ञान दिवस विशेष, जिसमें रमन प्रभाव क्यों है खास। आज इस बात पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे हम खबर को, खबर कहाँ प्रकाशित हुई है, इसके बाद यह खबर चर्चा में क्यों आ गई है। इसके बाद हम समझेंगे कि आखिर कौन है सीवी रमन या चंद्रशेखर वेंकट रमन। इसके बाद जानेंगे रमन प्रभाव के बारे में। रमन प्रभाव भौतिकी का एक महत्वपूर्ण प्रभाव है जो कि प्रकाशिकी से संबंधित है और इसके लिए भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर जी को यहाँ भौतिकी के नोबेल प्राइज तक से नवाजा गया है, इसलिए जरूरी है रमन प्रभाव के बारे में जानना। इसके बाद जानेंगे इस खोज के महत्व के बारे में। फिर आज के सेशन पर आधारित एक प्रश्न होगा जो कि प्रीलिम्स के लेवल पर होगा, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सबसे पहले हम देखेंगे खबर। खबर द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित की गई है। खबर है नेशनल साइंस डे 2023, द रमन इफेक्ट विच सीवी रमन वॉन द नोबेल प्राइज। दरअसल रमन इफेक्ट के लिए सीवी रमन को यहाँ नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और आज के सेशन में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि जिसके लिए इतना बड़ा अवार्ड उन्हें प्रदान किया गया है, आखिर वह प्रभाव है क्या। यदि हम बात करें कि यह खबर सुर्खियों में क्यों आ गई है, तो दरअसल 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है और 28 फरवरी को नामित किया गया था कि आज के दिन हम यानी 28 फरवरी को हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाएंगे। पहली बार हमने कब यह शुरुआत की थी, तो पहली बार हमने इस बारे में चर्चा की थी 1986 में, कि 1986 में पहली बार यह बात सामने आई कि अब हम 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाएंगे। इसके बाद पहली बार कब मनाया गया, 1987 में पहली बार 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया गया। यहाँ पर उस समय राजीव गांधी जी की सरकार थी, 86 की बात कर रहे हैं हम, तो उन्होंने ही इसे यानी आज की खोज को, क्योंकि 28 फरवरी को रमन प्रभाव या रमन इफेक्ट की खोज हुई थी, इसी को दुनिया भर को याद दिलाने के लिए या कहें राष्ट्र में इस दिन को महत्वपूर्ण उपलक्ष्य के रूप में जब इसकी घोषणा हुई, तो इस दिन को याद करने के लिए यहाँ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाने लगा। यदि हम बात करें कि इस वर्ष का यह विज्ञान दिवस इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो इस वर्ष की थीम भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है विज्ञान दिवस की। यदि हम बात करें इस वर्ष विज्ञान दिवस की थीम क्या रखी गई है, तो इस बार थीम है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबीइंग, यानी वैश्विक लेवल पर वेलबीइंग कैसे स्थापित की जाए विज्ञान की सहायता से, वैश्विक विज्ञान की सहायता से। इसके लिए इस बार इसकी थीम रखी गई है यह। यदि हम बात करें कि इस बार भारत G20 की अध्यक्षता भी करने वाला है, तो इस लिहाज से वैश्विक लेवल पर आखिर हम कैसे साइंस की मदद से जो आजकल घटनाएं घटित हो रही हैं उसे कम कर सकते हैं, इस आधार पर G20 की अध्यक्षता के संदर्भ में, इसी के आलोक में यह थीम काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। अब हम जानेंगे कि आखिर सीवी रमन हैं कौन, यानी इनके बारे में जानेंगे। यदि हम इनके नाम की बात करें तो इनका नाम है चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिनका जन्म 7 नवंबर 1888 में हुआ था। कहां पर हुआ था, तिरुचिरापल्ली में, यानी ये साउथ इंडिया में इनका जन्म हुआ था। यदि हम बात करें इनके पिता के संदर्भ में, तो इनके पिता गणित और भौतिकी के लेक्चरर थे और शुरुआती समय से ही इनकी जो शिक्षा है वह काफी महत्वपूर्ण रही है और इन्होंने कम उम्र में काफी उपलब्धियां यहाँ पर हासिल की हैं। वर्ष 1904 में इन्होंने बीए की परीक्षा पास की और भौतिकी में इन्हें प्रथम स्थान के साथ साथ स्वर्ण पदक भी प्राप्त हुआ था। शुरुआती शोध इनका किन विषय में था, यानी इनकी शुरुआती शोध की बात करें तो इन्होंने प्रकाशिकी और ध्वनि विज्ञान पर शुरुआत में शोध किया था। कई घंटों तक ये शोध करते रहते थे और इसी का परिणाम है कि इन्होंने रमन प्रभाव की खोज भी की। वर्ष 1907 में इन्हें भारतीय वित्त विभाग में इन्होंने काम करना शुरू किया, क्योंकि उस समय जो समाज में खोज को लेकर, रिसर्च को लेकर जो मान्यता थी वो बहुत कुछ खास नहीं थी, इसलिए फिर इन्हें वित्त विभाग में काम करना पड़ा और उसके बाद फिर जब इनका विवाह आदि हुआ तो इन्होंने बहुत लंबे समय तक फिर यहाँ पर कार्य किया। लेकिन कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला में इन्हें कार्य करने के लिए कहा गया, तो इसके साथ साथ ये यहाँ पर कार्य भी करते थे। कई बार लगातार इन्होंने प्रयोग किया और कई ऐसी
नई नई चीजों पर इन्होंने लेखन भी किया है, जैसे संगीत और इसके वाद्य यंत्रों के लिए ध्वनि के संदर्भ में इन्होंने अपने कई लेख लिखे हैं, जो आज भी काफी प्रचलन में है और काफी महत्वपूर्ण है। इनके संदर्भ में हम और तथ्यों की यदि बात करें तो इन्हें आईएससी बेंगलुरु में ये प्रोफेसर के रूप में भी इन्होंने काम किया है वर्ष 1933 से 1948 तक। फिर वर्ष 1926 में इन्होंने इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स की स्थापना की। इसके बाद वर्ष 1922 में प्रकाश के आणविक विवर्तन पर इन्होंने कार्य करना शुरू किया। यहां से शुरू होती है प्रकाश को लेकर इनकी खोज। प्रकाश के क्षेत्र में कौन कौन सी खोज है, कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने इसकी खोज शुरू की थी। यदि हम बात करें इसके इन्हीं के संदर्भ में कि इन्हें और कौन कौन से क्षेत्र में इन्होंने काम किया है, तो 1924 में रॉयल सोसाइटी के फेलो के रूप में इन्हें चुना गया था और 1929 में इन्हें नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। इसके बाद ये जब इंग्लैंड गए, इंग्लैंड से लौटते हुए इन्हें रास्ते में क्या देखा हवाई जहाज के माध्यम से, कि जब ये रास्ते नीचे देख रहे हैं तो भूमध्य सागर के पास का जो जल है वह काफी नीला दिखाई दे रहा है। सूर्य की प्रकाश उस पर पड़ता है, सूर्य के प्रकाश का फिर वहां से या तो रिफ्रैक्शन उन्होंने समझा, या तो परावर्तन समझा, या तो अपवर्तन। तो किसी न किसी घटना की वजह से उन्हें यह सुंदर दृश्य दिखाई दिया। इसके बाद वे जानना चाह रहे थे कि आखिर यह घटना क्यों घटित होती है, किस वजह से घटित होती है। इसी संदर्भ में फिर उन्होंने प्रकाश के माध्यम से ही कई खोज शुरू की। फिर अंततः 28 फरवरी को 1928 को इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की, जो कि इन्हीं के नाम पर रखा गया, रमन इफेक्ट, जिसमें इन्होंने प्रकाश के विभिन्न परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन के बाद प्रकीर्णन की बात की कि किस संदर्भ में यहाँ पर ये चीजें होती हैं। यदि हम बात करें इन्हीं के इस प्रयोग के संदर्भ में, तो इन्होंने यह प्रयोग 60 अलग अलग पदार्थों में किया था, यानी केवल एक ही पदार्थ के आधार पर नहीं, जबकि 60 अलग अलग पदार्थों में प्रकाश की इसी प्रयोग को इन्होंने दोहराया। और अंत में इन्होंने पाया कि जब प्रकाश की कोई किरण किसी अणु से टकराती है तो उसमें कोई ना कोई परिवर्तन होता है, जिसे इन्होंने रमन इफेक्ट दिया। आगे हम जानेंगे अब रमन इफेक्ट के बारे में कि आखिर रमन इफेक्ट है क्या, क्योंकि रमन इफेक्ट के लिए इन्हें भौतिकी का नोबेल प्राइज मिला था 1930 में, जो कि अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है एशिया के संदर्भ में, और ये तो भारतीय व्यक्ति हैं तो इसलिए भारत के संदर्भ में भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण खोज है। हम सभी जानते हैं कि जो प्रकाश होता है, जब वह किसी वस्तु से गुजरता है या किसी वस्तु के साथ परस्पर क्रिया करता है, तो उसमें 3 प्रकार की महत्वपूर्ण घटनाएं देखने को मिलती हैं। एक, प्रकाश का परावर्तित हो जाना, दूसरा प्रकाश का अपवर्तित हो जाना या उसका संचरित हो जाना। रमन इफेक्ट क्या है? रमन इफेक्ट यह है कि जब कोई प्रकाश की लाइट या कहें प्रकाश की किरण, जैसे आप मान सकते हैं एक तरंगदैर्घ्य, तो दरअसल जब ये प्रकाश की कोई किरण किसी अणु से टकराती है तो ऐसा देखा जाता है, क्योंकि वहां पर तब तक क्या माना जा रहा था कि वो जो प्रकाश की किरण इसके बाद जो ये वापस से किरण निकलती है वो सेम उसी फ्रीक्वेंसी की होती है, सेम वही एनर्जी लेवल होता है उसका जो उसकी शुरुआती किरण का होता है। रमन इफेक्ट में क्या पाया गया? रमन इफेक्ट में पाया गया कि कुछ ऐसी भी यहाँ किरणें होती हैं जिनकी एनर्जी लेवल और इनका वेवलेंथ चेंज हो जाता है। यह एनर्जी लेवल और वेवलेंथ क्यों चेंज होता है? तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी अणु से टकराती है तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं, यदि हम कोई बॉल लेंगे और बॉल में हम बुलेट या हम कहें गोली चलाएंगे तो उसमें कंपन होता है, तो यहाँ पर अणु में भी कंपन होता है। और अणु में जब कंपन होता है तो इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है, इसकी जो घूर्णन की गति है, यह भी चेंज हो जाती है। तो यह कहीं ना कहीं यह किरण जब किसी अणु से टकराती है तो या तो यह अणु उस किरण को अधिक एनर्जी दे देता है, जो कि वेवलेंथ आप देखिए यह बढ़ गई, इसकी एनर्जी ज्यादा हो गई इसकी एनर्जी की तुलना में, या तो यह अणु इसकी एनर्जी ले लेता है और इसकी वेवलेंथ को देखिए आप यहाँ पर छोटा कर देता है, यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। देख रहे हैं, या तो इसकी एनर्जी को यह बढ़ा देता है या तो कम कर देता है। तो यह बहुत कम, बहुत ही छोटे से अंश में, बहुत ही छोटे से हिस्से में ऐसा होता है। इसी की खोज की थी किसने? रमन ने। इसलिए इन्हीं के नाम पर इसे क्या नाम रखा गया? रमन प्रभाव या रमन इफेक्ट, जिसमें क्या कहा गया कि जब कोई प्रकाश की किरण या हम कहें कि कोई प्रकाश किसी तरल पदार्थ से गुजरता है तो तरल द्वारा बिखेरे गए प्रकाश का एक अंश अलग रंग का होता है। और ऐसा कैसे होता है? क्योंकि उसके तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन हो जाता है और अणुओं द्वारा प्रकाश की किरणों को विक्षेपित कर दिया जाता है, और यही कहलाता है रमन प्रभाव,
जो परिवर्तन आपने देखा यहाँ पर तरंगदैर्घ्य में, तरंगदैर्घ्य यानी कोई प्रकाश जब ऐसे वेव की तरीके से गति करती है तो यह उसका तरंगदैर्घ्य कहलाता है। तो आपने देखा यहाँ पर तरंगदैर्घ्य में अंतर आ गया। ये वेवलेंथ आपने देखी कितनी, एक ही है यह तरंगदैर्घ्य, लेकिन यहाँ पर कई तरंगदैर्घ्य, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर, आवृत्ति यहाँ पर बढ़ गई और इसकी आवृत्ति यहाँ पर कम हो गई। तो इसके लिए क्या देखा गया कि प्रकाश के एक छोटे से अंश में किस वजह से, इस अणु की वजह से परिवर्तन हो गया। और यह परिवर्तन क्या, तरंगदैर्घ्य में यह परिवर्तन आया। इस वजह से हमें कुछ अंश यहाँ पर अलग रंग का दिखाई दिया। इसे ही इन्होंने रमन इफेक्ट या हम कहें रमन प्रभाव कहा है। रमन प्रभाव के संदर्भ में, प्रकाश के संदर्भ में कुछ और भी तथ्य हैं काफी महत्वपूर्ण है, जैसे प्रकाश की प्रकृति स्वभाव में परिवर्तनशील होती है, यह बात हम अच्छी तरीके से जानते हैं। और ऐसा कब होता है, जब वह पारदर्शी माध्यम से गुजरता है या निकलता है। ऐसा ही प्रिज्म के संदर्भ में ही है, जब प्रिज्म से कोई प्रकाश की किरण टकराती है तो देखिए विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है, 7 रंग विभक्त हो जाती है। तो यह भी कहीं ना कहीं प्रकाश की एक गति ही है, प्रकाश का एक तरीके का कोई ना कोई इसका इफेक्ट या हम कहें प्रभाव ही है। इसके संदर्भ में क्या कहा गया, यदि हम बात करें रमन इफेक्ट के संदर्भ में ही, तो अणुओं द्वारा फोटोन कणों का लचीला प्रकीर्णन ही कहलाता है रमन इफेक्ट, क्योंकि खोज उन्होंने ही की थी। इसके बाद जिसमें वह जो अणु होता है, जो कि छोटा सा हमने जिस मॉलिक्यूल की बात की, वह उस मॉलिक्यूल में कहीं ना कहीं परिवर्तन आ जाता है, उसमें घूर्णी ऊर्जा स्तरों में उसको उसकी प्रोत्साहन मिलता है। इसको हमने बात की, कंपन उसमें होने लगता है और आपतित किरण की दिशा से भिन्न अन्य दिशाओं में प्रकाश का यहाँ विवर्तन हो जाता है, प्रकीर्णन हो जाता है। ये तो हमने देख लिया। यदि हम बात करें प्रकाश के संदर्भ में ही, तो दरअसल जब कोई प्रकाश या कोई कहें प्रकीर्णित प्रकाश, इसका जो अधिकांश हिस्सा है हम सभी जानते हैं क्या होता है, इसकी तरंगदैर्घ्य का अपरिवर्तित होती है तरंगदैर्घ्य। हमने देखा भी पिछले वाली स्लाइड में कि सेम जिस फ्रीक्वेंसी से आ रही थी उसी फ्रीक्वेंसी से काफी ज्यादा प्रकाश की मात्रा बाहर निकल रही थी अणु से टकराने के बाद। बहुत कम ही है जिसकी यहाँ पर वेवलेंथ में चेंज आ रहा था, और यह बहुत कम अंश ही क्या कहलाता है, रमन इफेक्ट या रमन प्रभाव, जिसके बारे में हमने पिछले स्लाइड में चर्चा की। अब हम जान लेते हैं खोज के महत्व के बारे में कि आखिर खोज इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो गई है। तो दरअसल जब प्रकीर्णन या प्रकाश की प्रकीर्णन की खोज हुई या प्रकीर्णित प्रकाश की जो खोज हुई, तो उस समय यह काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि कहीं ना कहीं उस समय क्वांटम तकनीक की खोज ही चल रही थी। तो किसी अणु की वह अवस्था जो जिसे हम परमाणु लेवल कहते हैं किसी पदार्थ का, उसकी परमाणु लेवल पर जाकर जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर हम आ जाते हैं, तो इस लेवल तक जब किसी के बारे में हमें जानकारी पता चल जाए, उस समय जब उन्होंने खोज की थी, तो ये काफी बड़े प्रभाव के रूप में देखा जा रहा था कि कहीं ना कहीं हमें किसी पदार्थ के बहुत छोटे से हिस्से के बारे में भी पता यहाँ पर चल सकता है। फोटोन के स्तर में यहाँ पर खोज हुई थी, इसलिए यह काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था। इसके साथ ही इस खोज के बाद क्या हुआ, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का आधार मिल गया। इसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपी की भी खोज हुई, जिसकी सहायता से क्या किया जाने लगा, विद्युत चुंबकीय विकिरण का यहाँ पर अध्ययन काफी आसान हो गया। यानी स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से पदार्थ और विद्युत चुंबकीय जो भी विकिरण है, इनके जो प्रभाव है, इनका भी अध्ययन काफी आसान हो गया उस समय। इसके कारण कई खोज यहाँ पर और भी निकलकर सामने आई थी। इसके बाद हमने अभी चर्चा भी की कि क्वांटम सिद्धांत के लिए उस समय यह खोज काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही थी, और आज क्वांटम सिद्धांत के लिए ही कई बार भौतिकी की नोबेल प्राइज प्रदान किए जा रहे हैं, हम सभी जानते हैं। तो ये उसका आधार माना जा रहा है। जब इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की, तो आप देखिए उसके आधार पर कई सारे यहाँ प्रकाश से संबंधित खोज हुई हैं, जिन्हें नोबेल प्राइज भी प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही अब क्या किया जाता है, इस इफेक्ट्स के जरिए क्या क्या चीजें यहाँ पर देखी जाती हैं। तो सामग्री के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जो भी विभिन्न दवाई विक्रेता हैं और भौतिकविद हैं, इसका प्रयोग करते हैं कि किसी सामान या किसी दवाई के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं, इनके बारे में काफी आसानी से पता लगाया जा सकता है इस प्रभाव के बाद। तो ये तो हमने जाना रमन इफेक्ट के बारे में। अब हम जानेंगे आज के सेशन पर आधारित हमारा प्रश्न क्या है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन रमन प्रभाव के बारे में सही है और है। कथन क्या है, सीवी रमन जी को भौतिकी में 1930 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। दूसरा, प्रकीर्णित प्रकाश के अधिकांश हिस्से का तरंगदैर्घ्य अपरिवर्तित रहता है। पूछे केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इसके साथ ही आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, जल्दी ही प्रीलिम्स 2023 को ध्यान में रखते हुए हम हमारे एक नए प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं, जिसका नाम है पीटी रिवीजन 2023, यानी 2023 के
पीटी रिवीजन के संदर्भ में हम जल्दी ही एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जो मंथली यानी हर एक महीने की करंट अफेयर के साथ हर विषय के साथ यहाँ पर आपको उपलब्ध होगा। तो जल्दी ही इसकी शुरुआत होने वाली है। स्टे ट्यून्ड। दृष्टि आईएएस को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।